हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, वैसे तो हमारा जो ईयर है वो 2026 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपका जो एस्टेट का फॉर्म है वो कौन से वाला भरा गया है? 2025 का भरा गया है, जिसकी अभी कोई एग्ज़ाम डेट जो है वो भी अनाउंस नहीं हुई है। तो एस्टेट टीजीटी साइंस के आज हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। किसके लिए? एस्टेट 2025 के लिए। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए, 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए, 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए, 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए, इन सारे एस्टेट में यानी कि आपके पिछले 5 सालों में एस्टेट में बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। तो हमारा जो एस्टेट 2024 का पेपर है, जो एक्चुअली में कब हुआ था? 2025 में हुआ था, और 25 का पेपर कब होगा? 2026 में होगा, जिसकी डेट रोज़ बदलती रहती है। ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर कवर कर लेते हैं। तो एस्टेट 2024 टीजीटी साइंस का जो आपका पेपर था, उसमें बायोलॉजी पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस? तो आपको बताना है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि ग्लूकोज को दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वो किस पोर्शन के अंदर किया जाता है? तो आपको पता है, ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से पूछा है? ये क्वेश्चन आप लाइव प्रोसेस चैप्टर से भी कंसिडर कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो इसका डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ से पूछा गया है? क्लास 11th की जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट के अंदर होता है? पीसीटी के अंदर होता है। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज बायो प्रोस्पेक्टिंग रेफर टू? तो उन्होंने एक यूनिक सा क्वेश्चन पूछा कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है। आपको बताना है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, स्टडिंग इकोलॉजिकल सिस्टम। तो देखो, बायो के अंदर आप प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो। प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो यानी कि क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, क्या कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज। तो आपको बताना है कि जो ओव्यूलेशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया गया है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओव्यूलेशन होता है, जिस दिन ओवर रिलीज हो जाता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच, एफएसएच। तो आपको पता है कि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर से ओवर रिलीज होता है जिस दिन, तो कौन सा हार्मोन आकर एक्ट करता है? तो आपको पता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th डे होता है, वहां पर क्या होता है? एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम एलएच सर्ज भी बुलाते हैं। ठीक है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओव्यूलेशन का कारण बनता है ये हार्मोन। नेक्स्ट है, म्यूकर इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि म्यूकर जो है वो किस क्लास से बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो आपको बताइए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? क्लास 11th की जो हमारी डाइवर्सिटी यूनिट है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो हमारे चैप्टर्स है, हमारी क्लास 11th में 4 चैप्टर है डाइवर्सिटी के, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता है म्यूकर किससे बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स फॉर रिंगवॉर्म। तो आपको पता है, जो रिंगवॉर्म्स हो जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो दाद हो जाता है, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? तो आपको पता है, क्लास 12th में हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है, फंजाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कौन से इसमें से एक उसका पार्ट नहीं है? माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल होती है रिंगवॉर्म के लिए? बिल्कुल होती है। ट्राइकोफाइटोन होती है? बिल्कुल होती है। एपिडर्मोफाइटोन होती है? बिल्कुल होती है। पर मैक्रोस्पोरम जो है वो नहीं होती है। ठीक है, माइक्रो होती है पर मैक्रो नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस उन्होंने किया है, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा जल्दी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फोविया, इरिस, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक क्याज्मा। तो आपको पता है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, आई के चैप्टर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। तो आपकी जो खोपड़ी होती है, ठीक है, उसकी जो हड्डियां है उनके बीच में आपको कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, फिब्रस जॉइंट, फिर कार्टिलेज जॉइंट। तो आपको पता है जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां होती है उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसका नाम होता है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, आपको पता है ना, बॉडी मूवमेंट्स करके एक चैप्टर आपको करना है अपने सिलेबस में। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट है जया एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ। तो आपको बताना है कि जया और रत्ना जो है वो किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, मेज की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है या फिर काउ पी की वैरायटी है। तो आपको पता है जया और रत्ना जो है वो किसकी वैरायटी है, चावल की वैरायटी है। कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको पता है हमारी क्लास 9th में एक चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स और उसका हमें एक वर्जन पढ़ना है क्लास 12 से स्ट्रैटेजीज। ठीक है, वो दोनों के दोनों चैप्टर से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा भी रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो आपको पता है क्लास 9th में आपको सेल चैप्टर पढ़ना है और क्लास 11 से भी आपको सेल चैप्टर पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर एटीपी सिंथेसिस। तो आपको पता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी किस में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो मैंने अभी आपको जो चैप्टर बताया था क्लास 9 से इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स एंड क्लास 12 से स्ट्रैटेजीज, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर एक टेबल दी हुई है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। हिमगिरी स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस, पूसा स्वर्णिम एफिड्स रेजिस्टेंस, पूसा गौरव एफिड्स रेजिस्टेंट, पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये है ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज है जो हमने बनाई है। तो पूसा स्वर्णिम के अंदर है ना एफिड रेजिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है, किस लिए हमने इसको डेवलप किया था, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और मैंने आपको चैप्टर का नाम भी बता दिया कि कहाँ से आपको ये टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ स्विस चीज इज ड्यू टू। तो आपको बताना है कि जो स्विस चीज आप खाते हो उसका एक बहुत ही अलग सा टेक्सचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है। तो वो टेक्सचर उसको कौन प्रोवाइड करता है, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसीस, पेनिसिलियम या फिर प्रोपिनी बैक्टीरियम। तो आपको पता है क्लास 12 में हमारा एक चैप्टर है, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया और स्विस चीज का जो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर है वो उसे किसकी वजह से मिलता है, प्रोपिनी बैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया की वजह से मिलता है। नेक्स्ट है फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सीन शार्पली द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ द। तो देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को शार्पली देखना चाहते हो तो उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, कॉर्निया पे बननी चाहिए, स्क्लेरा पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए या फिर ऑप्टिक नर्व पे बननी चाहिए। तो आपको पता है हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मिथेनोजल्स जो है आर्की बैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक यू बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, स्पोरोजोन जो है वो फंजाई क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्लास 11th की जो डाइवर्सिटी यूनिट है ये चैप्टर वहां से पूछा गया है। मिथेनोजेंस के अंदर हमारे आर्की बैक्टीरिया आते हैं, बिल्कुल आते हैं। नॉस्टॉक जो है वो यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। प्रोटिस्टा जो है वो यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। बट स्पोरोजोन्स के अंदर फंजाई नहीं आती है, फंजाई एक अलग क्लास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो आपको उस मेथड का नाम बताना है जिसके अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जब मदर जो है वो बेबी को फीड कर रही होती है, यानी कि उसने बेबी को बर्थ दिया है, पार्चुरेशन किया है, उसके बाद जब तक वो उसको फीड कर रही होगी उस टाइम उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो जो
साइकिल्स है, ओव्यूलेशन की साइकिल है, वो नहीं होती है इस पीरियड के दौरान। तो आपको पता है हमारा जो क्लास 12th है, क्लास 12th में एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं इसको, कोइटस इंटरप्ट बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं, या फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। लैक्टेशन के दौरान कोई ओव्यूलेशन की साइकिल नहीं हो रही होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनमें से कौन सा सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। ग्रोथ देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। बट जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। आप तो एनिमल्स हो, ह्यूमंस है, क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सबका नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? ये प्लांट्स का है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं देखा जाता। अब आपको बताना है सिलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रॉम देयर फूड चेन। तो आपको फूड चेन में से प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम बताने हैं। जू प्लैंकटन, ग्रास होपर, काउ, बर्ड, फिशेस, वॉल्फ, फाइटोप्लैंकटन, ग्रास, ट्री, मैन, लायन और वल्चर। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन गलत हुआ है। प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, बट उनके ऊपर फीड कौन करता है? जू प्लैंक्टन्स करते हैं। ग्रास जो होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, उसके ऊपर फीड कौन करता है? ग्रास होपर करता है। ट्री जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, बट उसके ऊपर फीड कौन करता है? काऊ करती है। तो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो कैटेगरी है वो क्या है? जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर एंड काऊ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो आपको पता है सेल चैप्टर से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करने का काम, सॉर्टिंग करने का काम, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस या फिर लाइसोसोम्स। तो आपको पता है ऐसा कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि गोल्जी अपरेटस की खोज किसने की थी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपको पता है क्लास 11th में एक चैप्टर है सेल साइकिल, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है जो G1 फेज होता है उसके अंदर क्या होता है? DNA is synthesized, the cell grows in size and prepares the DNA replication, chromosomes align at the metaphase plate, the cell divides। तो आपको पता है जब G1 फेज आता है हमारी सेल साइकिल का, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी जो सेल है वो साइज में ग्रो करती है और DNA रेप्लिकेशन के लिए खुद को रेडी करती है। नेक्स्ट है सिक्वा द जाइंट रेडवुड ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद। तो जो जाइंट रेडवुड ट्री है वो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज के अंदर आता है, वो किससे बिलोंग करता है? टेरिडोफाइट से, ट्री फन से, जिम्नोस्पर्म से या फिर एंजियोस्पर्म से। तो आपको पता है क्लास 11th में जो हमारी डाइवर्सिटी यूनिट है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी तक आप सबको पता होगा कि जो ये प्लांट है ये किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज के अंदर आता है ये, और ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल का टाइप है? नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड कार्बन। तो देखो इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर्स होते हैं ना हमारे, वहां पर हम सारी साइकिल्स पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि सेडिमेंट्री साइकिल जो है ना, सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन आते हैं? नाइट्रोजन आते हैं कि नहीं? वो तो गैस की फॉर्म में भी होता है, कार्बन भी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है? गैस की फॉर्म में भी रहता है, कार्बन जो है वो गैस की फॉर्म में रहता है। लेकिन जो हमारे सल्फर एंड फॉस्फोरस है वो किस टाइप की साइकिल का एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मीथेन एंड CO2 आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो आपको पता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, बिल्कुल होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड था, बिल्कुल था। डॉप्सन यूनिट मेजर्ड नॉइज इन द एनवायरमेंट। तो आपके एनवायरमेंट में जितनी भी आवाजें हो रही है, नॉइज हो रही है, उसको मेजर हम डॉप्सन यूनिट से करते हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि डॉप्सन यूनिट जो है वो ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो आपको पता है हमारे हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या करते हैं? इंसिनेटर्स के अंदर जला देते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्पोज करने का वो सबसे सेफ तरीका है, ठीक है।
तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट था और वो क्यों इनकरेक्ट है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो ये तो थे हमारे एस्टेट 2024 के क्वेश्चन। अब हम कवर करेंगे एस्टेट 2023 टीजीटी साइंस में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए। बायोल्यूमिनेसेंस अकर्स इन सिलेंट्रेटा एंड सिटानोफोरा, सिटानोफोरा एंड पॉरीफेरा, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो आपको पता है बायो ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, आपका जो जुगनू होता है, लाइट चमकती है ना उसके अंदर, तो आपसे यही पूछा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी है, ये किसके अंदर देखने को मिलती है, कौन सी क्लास के अंदर देखने को मिलती है। तो अगेन जो हमारी क्लास 11th की डाइवर्सिटी यूनिट है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता है सिलेंट्रेटा एंड सिटानोफोरा के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। उसके अलावा मॉलस्का फाइलम के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिलेंट्रेटा में जो निडारिया है वो भी इसको शो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिलेंट्रेटा एंड सिटानोफोरा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ये भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की डाइवर्सिटी से देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट है लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे आर मेड अप ऑफ। तो आपको पता है लाइकन्स जो है वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कैसे? क्योंकि जो पॉल्यूटेड एरिया होता है ना वहाँ पे ये ग्रो ही नहीं करते, तो जहाँ पर ये ग्रो नहीं करते होते इसका मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और जहाँ पर ये ग्रो करते हैं यानी कि वहाँ पर बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि लाइकन्स किसके मिलके बने होते हैं, प्रायंस एंड एल्गी, फंजाई एंड प्रायंस, फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट, प्रायंस एंड यूग्लेनॉइड्स। तो आपको पता है एक्चुअली में लाइकन्स होते क्या है, एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। तो फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट, फाइकोबाइंट का मतलब है एल्गी, माइकोबाइंट का मतलब है फंजाई। तो ये भी हमारा डाइवर्सिटी यूनिट से ही पूछा गया। आपको पता है ना लाइकन्स का एक पोर्शन दे रखा है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, ठीक है। तो फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट लिखा आ सकता है, एल्गी एंड फंजाई भी लिखा आ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए माइकोबाइंट का मतलब होता है फंजाई, फाइकोबाइंट का मतलब होता है एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है गिबन्स प्रोसबॉइक मोंगी एंड राइनोसेरोस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ ओरिएंटल जू जोग्राफिकल रीजन। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंडो मलायन सब रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस आर। आपकी जो डाइवर्सिटी यूनिट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार मैंने आपको बता रखा है कि चीफ प्रोड्यूसर ओशियंस में कौन होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, डाई एटम्स, यूग्लेनॉइड्स या फिर प्लैंक्टॉन्स। तो आपको पता है जो हमारे डाई एटम्स होते हैं वो हमारे ओशियंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करते हैं, डाई एटम्स करते हैं, किसके अंदर, ओशियंस के अंदर, ठीक है। हमारा डाइवर्सिटी यूनिट से ही पूछा गया है, क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पोजेस 4 लेयर। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। आपको है ना आउटसाइड से इनसाइड जब आप जाते हैं आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है क्लास 11th में, वहाँ पर एक चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो 4 लेयर कौन सी है, ठीक है। और उन्होंने सीक्वेंस पूछा है कि आउटसाइड टू इनसाइड जब आप जा रहे हो तो कौन कौन सी लेयर देखने को मिलेगी, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, सिरोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस या फिर सिरोसा। तो आपको पता है सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, सिरोसा होती है। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो आपको मस्कुलरिस देखने को मिलेगी, उससे भी अंदर जाओगे तो आपको सब म्यूकोसा देखने को मिलेगी, और सबसे अंदर कौन सी लेयर देखने को मिलती है, म्यूकोसा देखने को मिलती है। ये डायग्राम भी मैंने आपके सामने लगा रखा है, ठीक है। तो ये है आपके जब आप आउटर से इनर जा रहे हो, अगर उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि इनर से आउटर जा रहे हो तो आपको दोनों सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कैसे पूछा है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट who first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells। तो आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो है वो डिवाइड करती है और जो नई सेल्स बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पुरानी सेल से ही बनती है। तो हमारा जो क्लास 11th का सेल चैप्टर है, क्लास 9th का सेल चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्टर फ्लेमिंग, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक या फिर शेल्डन एंड शॉन। तो आपको पता है ये जो स्टेटमेंट था जिसको हम ओमनी सेलुला ई सेलुला भी बुलाते हैं, ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, शेल्डन एंड शॉन ने क्या किया, वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, ठीक है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ दीज फाइलम पोजेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। अब देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो अगर किसी की बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और किसके अंदर होता है ऐसा, एनालिडा के अंदर होता है, ठीक है। एनालिडा जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ह्यूमंस भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं और हमारे अंदर तो डबल सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एनिमल किंगडम से पूछा गया है, क्लास 11 डाइवर्सिटी यूनिट, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल, तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, क्लास 9 से पूछा गया है। कटला, रोहू, हिल्सा एंड पॉम्फ्रेट, प्रॉन, सार्डीन्स, लॉबस्टर एंड रोहू, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब एंड ऑयस्टर, रोहू, मैक्राल, लॉबस्टर एंड क्रैब। तो देखो उन्होंने उन फिशेस के नाम पूछा है जिनको हम खा सकते हैं, एडिबल फिशेस। एडिबल का मतलब होता है खा सकते हैं, खाने योग्य। तो कटला को खाते हैं लोग, बिल्कुल खाते हैं। रोहू को खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हिल्सा को खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। पॉम्फ्रेट को खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एडिबल फिशेस का करेक्ट सेट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी, तो आपको लिम्फॉइड ऑर्गन आइडेंटिफाई करने हैं, वो भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आइडेंटिफाई करने हैं। क्लास 12 में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स एंड पेयर पैच, बोन मैरो एंड थाइमस, थाइमस एंड अपेंडिक्स। तो मैंने आपको बता रखा है कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में दो ही ऑर्गन आते हैं, कौन है वो, बोन मैरो एंड थाइमस। और बाकी जो हमारे सारे ऑर्गन हैं वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर अपेंडिक्स होता है, टॉन्सिल होता है, पेयर पैच होता है, लिम्फ नोड होते हैं और भी कुछ होते हैं, ठीक है। वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर दो ही आते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। नेक्स्ट है, when glomerular filtration rate falls which of the following hormone is released to stimulate glomerular blood flow। तो हमारा जो GFR रेट जो होता है, ठीक है, वो जब नीचे जाने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, रेनिन, एंजियोस्टेनिन या फिर एल्डोस्टेरॉन। तो हमारा जो क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता है किसको रिलीज करती है उस टाइम हमारी बॉडी, रेनिन को रिलीज करती है, ठीक है। अब देखो रेनिन के ना दो टाइप होता है, इनके बीच में कंफ्यूज मत हो जाएगा। एक रेनिन होता है जो बच्चों के अंदर पाया जाता है, जो उनकी दूध के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये वाला जो रेनिन है ये हमारी किस में हेल्प करता है, GFR रेट को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज इनमें से जो है वो इंडेंजर्ड रेप्टाइल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। घड़ियाल, बंगाल मॉनिटर, कॉमन स्किंक या फिर ग्रीन टर्टल। तो आपको पता है इंडिया में कौन इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, घड़ियाल, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज अ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको पता है अगेन कहाँ से पूछा गया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 से पूछा गया है। ग्लाइसिन, डोपामाइन, एसिटोकोलिन या फिर गाबा, 2 एंड 3। तो आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, हमारी न्यूरॉन्स के ट्रांसमिशन में जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और जो हमारे डोपामाइन है, एसिटोकोलिन है, वो हमारी इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। तो आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है हमारा हार्ट, एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर, नॉर एड्रेनल, वेसोप्रेसिन या फिर एड्रेनल। तो आपको पता है हमारे हार्ट की जो एट्रियल वॉल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, ANF को रिलीज करती है, ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, हमारे हार्ट से रिलीज होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ह्यूमन की जो खोपड़ी है, स्कल है, उसमें कितनी फेशियल बोन्स होती है। ध्यान से पढ़िए, फेशियल बोन्स बोला है, 8, 14, 22, 2। तो देखो फेशियल बोन्स का नंबर पूछा है और वो होती है 14। अब देखो अगर उन्होंने कभी आपसे पूछा कि हमारी खोपड़ी के अंदर टोटल बोन्स कितनी है, तो वो कितनी होती है, 22, 22 होती है। फेशियल बोन्स पूछा तो वो कितनी होगी, 14 होगी। क्रेनियल बोन्स अगर आपसे पूछा तो वो 8 होगी। तो आपको ध्यान देना है कि उन्होंने क्रेनियल पूछा, फेशियल पूछा कि टोटल पूछा है, ठीक है। अब देखो उन्होंने ऑप्शन में सारे दे रखे थे, बहुत सारे लोगों ने 22 लगा दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने 8 लगा दिया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल इज नोन एज। तो जब है ना स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मिएशन। तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इजैक्यूलेशन का मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये सब समझिए। तो जब है ना सीमन पेनिस से रिलीज होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन बोलते हैं। जब स्पर्म्स का मेल के अंदर प्रोडक्शन हो रहा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारे स्पर्मेटिड्स है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं? स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, यानी कि उनके पास टेल आ पा रही है, अब वो मोबिलिटी शो कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस हो गया, स्पर्म पूरा बन गया, अब वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो रहा है, इसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, इन चारों टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ध्यान से पढ़िए इनको। कहां से पूछा गया? ये क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय एल्विन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय ब्रूम एंड गिलबर्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय टॉविन, ईएम सदर्न प्यूरिफाइड आईजीजी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट आपको पता है ये सारी की सारी हमारी है ना ब्लॉटिंग टेक्निक्स है। ठीक है, इनको हम अपनी साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शंस कर रहे होते हैं, स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये सारी की सारी टेक्निक्स यूज़ हो रही होती है। और जो हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसे टॉविन ने ही डेवलप किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी के जो सारे स्टेटमेंट है वो हमारे गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, सिर्फ जेनेटिकली सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों वे में सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो आपको पता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं वो। ठीक है, वेरिएशन नहीं देखने को मिलती ना उसके अंदर, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउस फ्लाई हैव स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, हनी बी हैव बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बटरफ्लाइज हैव सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, कॉकरोचेस हैव चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है इनके माउथ पार्ट का मॉडिफिकेशन आपसे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? 1 और 3। ठीक है, हाउस फ्लाई के पास स्पोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। बट हनी बी के पास कौन सा होता है? चूइंग एंड लैपिंग होता है। कॉकरोच के पास बाइटिंग एंड चूइंग होता है। बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई के बारे में उन्होंने करेक्ट लिख रखा है, बाकी दोनों गलत है, और क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अ न्यू ब्राउन कॉइल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट एंड जनरली यूज्ड इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज। तो आपको एक कोल को आइडेंटिफाई करना है जो कलर में ब्राउन है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो 60 to 70% ही है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो आपको पता है हमारी जो कोल के टाइप होते हैं तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है और ये शाइनी ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जो हमारा लिग्नाइट होता है वो ब्राउन कोल होता है। ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है और ये पावर प्लांट में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। फिर जो हमारा बिटुमिनस होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट के बाद कौन आता है? बिटुमिनस आता है। ये भी ब्लैक होता है लेकिन ये डल ब्लैक होता है। लिग्नाइट जो होता है वो ब्राउन होता है और सबसे कम जिसके अंदर कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है, सबसे लो क्वालिटी का जो कोल होता है एक तरीके से, वो क्या होता है? आपका पीट होता है। ठीक है, अब हम कवर करेंगे एस्टेट 2022 टीजीटी साइंस में जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीरोफाइटिक अडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो जीरोफिटिक अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जो आपके डेजर्ट कंडीशंस है तो इनमें से कौन सा ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने का एक जीरोफिटिक अडेप्टेशन नहीं है। स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है जितने भी हमारे जीरोफिटिक प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, उसके अंदर लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती, मेजरली वो रोल कौन प्ले कर रहा होता है? स्टेम कर रही होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन स्टोमेटल पिट्स। तो आपको पता है स्टोमेटल पिट्स के ऊपर हेयर भी वहां प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये एक जीरोफिटिक अडेप्टेशन
इसका एग्जाम्पल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन लीफ सरफेस, तो आपको पता है जितने भी हमारे ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि क्या हो सके, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो लो रह सके। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, द पीएच ऑफ स्टोन इज लेस देन 7, एन ऑक्टोमर ऑफ स्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, 5 टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग। तो आपको पता है हमारी जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, उसको हमारी बॉडी के अंदर पैक करके रखना होता है और उसको पैक करने में हमारी हेल्प कौन करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो हिस्टोन लाइसिन एंड आर्जिनिन में रिच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हिस्टोन जो है वो न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर की फॉर्म में होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे पास 5 टाइप के हिस्टोन्स है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जो हिस्टोन का टीएच है वो 7 से कम नहीं होता। ठीक है, और ये 5 प्रकार भी कौन से होते हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो अगेन आपकी जो क्लास 11th की डाइवर्सिटी यूनिट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, स्लाइम मोल्ड या फिर मिथानोजेंस। तो आपको पता है मोनेरा जो है उसमें कौन आते हैं, हमारे सोल मेंबर इसके कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। सारे बैक्टीरिया कहाँ पर प्लेस किए गए, मोनेरा के अंदर प्लेस किए गए। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से लगेगा एल्गी है, एल्गी नहीं होती, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्म क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। मिथानोजेंस क्या है, बैक्टीरिया है। बट आपके जो स्लाइम मोल्ड्स है वो मोनेरा से बिलोंग नहीं करते, किससे बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि एक फ्लावर के अंदर सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है, पेटल, पिस्टल, पेड्यूंसल, स्टेमन्स या फिर सेपल्स। तो आपको पता है फ्लावर्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर प्रेजेंट है फ्लावर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रेजेंट है तो भी कोई बात नहीं। बट अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो जो फ्लावर का पर्पस है रिप्रोडक्शन करना वही नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिस्टल एंड स्टेमन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेटल, सेपल्स ये सब भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा उन्होंने, एसेंशियल पार्ट पूछा, तो वो क्या होते हैं, हमारे पिस्टल एंड स्टेमन होते हैं। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? तो आपको बताना है कि notochord के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। बाकी की जो है वो सही है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है, वो गलत वाली आपको पहचाननी है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एस्किडियन लार्वा, इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड, it is not persistent throughout life in chondriothesis, it persists throughout life in amphioxus and extend from head to tail। तो आपको पता है एस्केडियन लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है, नोटोकॉर्ड। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड, ठीक है, तो आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। इवन हमारे अंदर भी क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है ना हमारे अंदर भी, ये करेक्ट है। एम्फियोक्सिस के अंदर ये पूरी लाइफ परसिस्ट करती है, करेक्ट है। हेड टू टेल एक्सटेंड करती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट जो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है वो क्या है, इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रियोथाइसिस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कॉन्ड्रियोथाइसिस के अंदर पूरी लाइफ ये परसिस्ट नहीं करती, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि उनके अंदर भी ये पूरी लाइफ परसिस्ट करती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, zinc is one of the essential trace element required for human body, fat and minerals are not the essential nutrient for balanced diet of humans, the food that generate energy in the body after complete oxidation are the form of carbohydrate, fat and protein। तो आपको पता है आयरन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पालक खाने से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से मिलता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जिंक जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है लेकिन ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ये तो गलत बात है ना, फैट एंड मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फैट एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एसेंशियल नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, फूड जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्ट्रीम आर द प्राइमरी मेरिस्ट्रीम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट, दे contribute to the formation of the primary plant body. Both are correct, both are incorrect, only one is correct, only second is correct.
तो आपको है ना इंटर कैलरी मेरिस्टीम के बारे में बोला गया है कि इनको प्राइमरी मेरिस्टीम हम क्यों बुलाते हैं। 2 रीजन दिए गए थे, आपको पता है ये दोनों के दोनों जो रीजंस दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये प्लांट की अर्ली लाइफ में अपीयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी मेरिस्टीम बोलते हैं। नेक्स्ट है द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसका जो एंडोथीलियम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्क्वेमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कॉलुमिनार एपिथीलियम या फिर सिलिएटेड एपिथीलियम। तो टिश्यूज चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमारी जो ब्लड वेसल का एंडोथीलियम होता है वो क्या होता है? इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, स्क्वेमस एपिथीलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फूड आर्टिकल एंड द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। व्हीट जो है वो फ्रूट का प्रकार है, यानी कि आप गेहूं खा रहे हो तो आप फ्रूट खा रहे हो। जिंजर रूट का प्रकार है, टर्मरिक स्टेम का प्रकार है, टी जो है वो लीव्स है। तो देखो हमारी जो चाय पत्ती होती है वो लीव से बनती है, बिल्कुल सही बात है। गेहूं का हम जो बीज खा रहे होते हैं वो क्या होता है? फ्रूट का फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। टर्मरिक जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बट जो जिंजर है ना वो रूट नहीं होता, वो भी क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। कुछ कुछ जो होता है ना, पोटैटो जो है वो जमीन में से निकलता है, जिंजर जो है वो जमीन में से निकलता है, टर्मरिक जो है जमीन में से निकलती है। हमको क्या लगता है कि वो क्या होंगे? रूट होंगे, बट वो तीनों के तीनों क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम है वो तीनों, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड बिलो। तो आपको ग्रीन मैन्योर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो आपको पता है ग्रीन मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बिल्कुल होता है। ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरली यूज्ड टू एनरिच द सॉइल इन फॉस्फोरस, तो क्या सिर्फ फॉस्फोरस मिलता है हमें ग्रीन मैन्योर से? नहीं, नाइट्रोजन भी मिलेगा और उस ग्रीन मैन्योर में जो जो प्रेजेंट है वो सब मिलेगा। अब देखो ग्रीन मैन्योर का मतलब ये मत समझ लेना कि हरे कलर का कुछ खाद दिखता होगा। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है आपने है ना प्लांट्स लगा रखे हैं, सन हेम का प्लांट लगा रखा है, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं। आपने है ना डायरेक्टली उनके ऊपर क्या कर दिया? उनको सीधा सीधा जमीन में गाड़ दिया, ऐसे ऐसे प्लांट को आपने उखाड़ा और जमीन में गाड़ दिया, फिर आपने उनके ऊपर से ट्रैक्टर चला दिया, ठीक है, और वो जमीन में मिल गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। उससे हमें सिर्फ फॉस्फोरस नहीं मिलता, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। ग्रीन मैन्योर इज द अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, तो अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल कहते हैं क्या हम इसको? नहीं, डीकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल है ये, ठीक है। तो सिर्फ जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो बिल्कुल सही है। हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो ये कह रहा है कि सिर्फ फॉस्फोरस देता है, नहीं। अब आपको पता है ग्रीन प्लांट था, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा, उसके अंदर आयरन भी होगा, स्मॉल क्वांटिटी में, उसमें जो जो भी है, बड़ी क्वांटिटी में उसमें जो जो भी है वो सब कुछ सॉइल को मिलता है। नाइट्रोजन भी तो मिलेगा, इतना सारा पार्ट उसका ग्रीन है तो नाइट्रोजन भी तो मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ फॉस्फोरस में एनरिच नहीं करता है वो, बाकी चीजें भी वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये ग्रीन मैन्योर कहाँ से पूछा गया है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 9th, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर मैरोक्लास्ट। तो हमारी मैरो सेल्स को मेंटेन करने का काम जो सेल्स करती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एक असर्शन दिया है और आपको एक रीजन दिया है, तो आपको बताना है कि क्या सही है। स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन, स्पीसीज डू नॉट चेंज विद टाइम। अब देखो इन्होंने बोला कि स्पीसीज जो है वो स्टैटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्टैटिक होती है क्या स्पीसीज? डायनेमिक होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं स्पीसीज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बिल्कुल चेंज होती है। स्पीसीज बदलती रहती है ना, कभी कहीं पे कोई स्पीसीज है फिर उससे एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है। कहाँ से पूछा गया है? डाइवर्सिटी यूनिट से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशंस ऑन देयर सेल वॉल्स। तो आपको किसके अंदर परफोरेशंस यानी कि छेद 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 देखने को मिलेंगे, ठीक है। बास्ट सेल्स, वेसल्स, ट्रैकेट्स या फिर सीव सेल्स। तो आपको पता है हमारे जो प्लांट सेल्स है, ठीक है, उनके अंदर जो हमारी सीव सेल्स होती है, आपने देखा ना फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स जो होती है, वहां पर आपको परफोरेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। टिश्यू चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। In an ecosystem, maximum energy is stored at producer level. Ecosystem term was coined by Odum. Rate at which organic molecules are formed in an autotroph is called gross primary productivity. तो आपको पता है ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ही स्टेटमेंट गलत है। कौन सा? इकोसिस्टम का टर्म जो है वो ऑडम ने थोड़ी दिया था, किसने दिया था आप ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है। टेंडन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है,
स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री मसल होती है। रेड मसल्स के अंदर आपको मायोग्लोबिन देखने को मिलता है। ट्रोपोनिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन का प्रकार है। तो आपको पता है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बिल्कुल होती है। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल्स का प्रकार है, बिल्कुल है। रेड मसल्स के अंदर आपको मायोग्लोबिन देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। बट जो ट्रोपोनिन है वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं होता, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट। आपको ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके अंदर है ना चलने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। जिस तरफ पानी का करंट जा रहा होता है, पानी जा रहा होता है, उसी तरफ वो जा रहे होते हैं, ठीक है। प्लूस्टोन, प्लैंकटन, नैक्टोन या फिर सेस्टोन। तो देखो जो पानी के करंट के साथ बहते रहते हैं ना, इधर उधर, जिधर पानी जा रहा है उधर ही वो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन होते हैं? हमारे प्लैंकटन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स है ही नहीं चलने के लिए, ठीक है। तो जिधर पानी जाएगा उधर ही वो चले जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफली अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है? ग्राउंडनट, ग्राम, पी या फिर मस्टर्ड। तो आपको पता है ये क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा गया है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स से पूछा गया है। और आपको पता है ग्राउंडनट जो है वो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, किसका एग्जाम्पल है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 3 प्रकार की हमारी फसल होती है, रबी, खरीफ और ज़ैद। नेक्स्ट है इन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, फोस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, प्रोटीन्स फॉर्म द मिडिल लेयर। तो आपको पता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और फोस्फोलिपिड फॉर्म्स द बाइलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ठीक है। और जो मिडिल लेयर है वो प्रोटीन से नहीं बनी होती, किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। ये भी कहाँ से पूछा गया है? क्लास 11th के सेल चैप्टर से पूछा गया है। अब हम कवर करेंगे 2021 एचटेक बायोलॉजी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलुस्का इज। तो आपसे मोलुस्का के अंदर रेस्पिरेशन का मोड पूछा गया है। बकल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आपको पता है मोलुस्का के अंदर कैसा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? ब्रोंकियल देखने को मिलता है, पल्मोनरी भी देखने को मिलता है। सो बी एंड सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं उनको रिप्लेस करने का काम, रिपेयर करने का काम कौन सा प्रोसेस करता है? मूवमेंट, मोबिलिटी, सेल डिविजन या फिर ग्रोथ। तो आपको पता है सारा का सारा रिपेयर करने का काम किसका होता है? किसकी वजह से हो पाता है? सेल डिविजन की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एविस। तो हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। तो आपको पता है एक तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? फिर से डाइवर्सिटी यूनिट से पूछा गया है ना, ठीक है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, आपको पता है बर्ड्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ह्यूमंस के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। साइनस, वीनस एंड ट्रंकस आर्टरीज आर लैकिंग, बिल्कुल उनके अंदर नहीं होती। आरबीसीज जो होती हैं वो बर्ड्स के अंदर न्यूक्लिएटेड होती हैं, हमारी तरह नहीं होता, न्यूक्लियस लैक नहीं करता उनके अंदर, उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। बट ये बोल रहे हैं कि वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम उनके अंदर देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता, वेल डेवलप्ड नहीं होता उनका भी, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलता किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो कहाँ से पूछा गया है? ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया है। तो बाइपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलती है? रेटिना के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आपके जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। अब क्लोरोफिल के अंदर एक मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर आपने कभी ड्रॉ किया है, उसके अंदर हम कुछ रिंग्स ड्रॉ करते थे, तो वहां पर हम क्या लिखते थे? मेन एलिमेंट कौन होता था? हमारा मैग्नीशियम होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका मेन कंपोनेंट कौन होता है? आयरन होता है, ठीक है, Fe होता है। वैसे ही क्लोरोफिल के अंदर मिनरल एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं सेल्स के बारे में, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। करेक्ट कौन से हैं? काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स। तो ऐसा कुछ होता है कि काउ बड़ी है तो उसके जो सेल्स होंगे वो भी बड़े होंगे? नहीं। काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल्स। तो देखो काउ जो होती है उसके अंदर प्लास्टिड्स हो सकते हैं क्या? आप बताओ, हो सकते हैं? प्लास्टिड्स किसके अंदर होते हैं प्रेजेंट? ठीक है, कहाँ पर होते हैं प्लास्टिड प्रेजेंट? प्लांट्स के अंदर होते हैं। ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल्स। तो आपको पता है ग्रास सेल्स के पास सेल वॉल भी होती है, हमारे प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है,
और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है, सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोजोम एंड क्लोरोप्लास्ट, तो देखो सेंट्रोजोम जो है ना वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो ग्रास सेल के पास नहीं प्रेजेंट हो सकता, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स के पास, बिल्कुल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल होता है, तो सी एंड ई जो है वो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के स्टेटमेंट हमारे गलत है, और क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन दिया हुआ है पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो देखो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट बॉडी, करेक्ट है। पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो आपको पता है पैरेन्काइमा जो है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी के अंदर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, करेक्ट स्टेटमेंट है, पर क्या पैरेन्काइमा सबसे अबंडेंट है उसका कारण ये है क्योंकि वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है? नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बट आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, तो आपको बताना है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर देखने को मिलता है, तो जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं उसके अंदर हमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लंग्स डेवलप फ्रॉम, तो लंग्स जो है वो किस लेयर से मिलकर बने होते हैं? आपको पता है ना 3 लेयर होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो आपको पता है जो हमारे लंग्स जो है वो किससे डेवलप होते हैं? एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, इनमें से कौन सा मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल नहीं है? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक या फिर ग्राउंडनट, तो पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, बिल्कुल होता है। जिंजर होती है मॉडिफाइड स्टेम, बिल्कुल होती है। टर्मरिक है, बिल्कुल है। पर जो ग्राउंडनट है एक्चुअली में वो क्या होता है? फ्रूट होता है, पोड होता है, ठीक है। भले हमें जो मूंगफली होती है वो जमीन के अंदर से मिलती है, बट एक्चुअली में वो किसका मॉडिफिकेशन है? फ्रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो आपको ऐसा फाइबर आइडेंटिफाई करना है जो हमें किसी प्लांट के स्टेम से मिलता है, ठीक है, तने से मिलता है। कॉयर एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स एंड जूट, जूट एंड कैपॉक, कैपॉक एंड हेम्प, तो आपको पता है जो हमारी जूट होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? जूट के प्लांट को बहुत देर तक पानी में भिगो के रखते हैं क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, और फ्लैक्स की भी हमें स्टेम से ही मिलता है। तो फ्लैक्स एंड जूट जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? इनके अंदर से फाइबर कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी कॉलनकाइमा, तो कॉलनकाइमा के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट, टिश्यूज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन कॉलनकाइमा, तो कॉलनकाइमा के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है। कॉलनकाइमा अलाउज इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द यंग स्टेम, तो आपको पता है कॉलनकाइमा का काम ही क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है। एकदम से बहुत तेज हवा जब चल रही होती है तो इजी बेंडिंग होती रहती है और जो स्टेम्स है वो टूटती नहीं है क्योंकि कॉलनकाइमा प्रेजेंट है, ठीक है। इट सेल्स आर थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्या ये सही है? तो आपको पता है कॉलनकाइमा में जो थिकनिंग होती है वो लिग्निन की वजह से नहीं होती, किसकी वजह से होती है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की वजह से होती है। टिश्यूज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लिग्निन कहाँ पे देखने को मिलता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कॉलनकाइमा, बिल्कुल बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट बेसिलस थुरिंजाइसिस स्ट्रेन, तो आपको क्लास 12th में हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है बीटी के बारे में। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटी टॉक्सिन्स, the BT strains have been used for designing novel bioinsecticidal plants. BT toxins exist as active toxins in the bacillus. The activated toxins enter the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevents its multiplication. तो आपको पता है जो Bacillus thuringiensis है ये क्या है? ये एक बीटी स्ट्रेन है जिसको हमने किस तरीके से बनाया कि हमारे पौधों के ऊपर जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, क्रॉप को खराब कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए, ठीक है, हमने इसको डेवलप किया है। तो ये क्या है? एक प्रकार का बायो इंसेक्टिसाइडल है, ठीक है। तो ये बीटी स्ट्रेन है। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल सुना है ना आपने। नेक्स्ट है द अमाइनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो आपको अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो स्टार्ट कोडोन है प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है। मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन या फिर आर्जिनिन, तो आपको पता है सबसे पहले जो स्टार्ट कोडोन है वो क्या कोड करता है? किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन के लिए कोड करता है। अच्छा, स्टार्ट कोडोन का नाम आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्टली मैच, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड होता है,
कॉस्मेट वेक्टर डीएनए है, राइजोबियम एसिम्बिटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, एल्बिनिज्म जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मेट का एग्जांपल होता है, बिल्कुल होता है। कॉस्मेट वेक्टर डीएनए का एग्जांपल है, बिल्कुल है। बट जो हमारा राइजोबियम होता है वो क्या है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दालों वाले प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इन्होंने लिखा हुआ है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बनाता। नेक्स्ट है द करेक्ट मैच इज, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता है जो नेरेसिस है, जो एनालिड से बिलोंग करती है, उसके सेक्सुअल फेज को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोनेरेसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द हायरार्की डिसेंडिंग ऑफ द टेक्सोनोमिक रैंक यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो क्लास 11 डाइवर्सिटी से पूछा है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है। किंगडम तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। फिर क्या आता है, फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आती है। क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। फिर क्या आता है, फैमिली आती है। फिर क्या आता है, जीनस आता है। और फिर क्या आता है, स्पीसीज आती है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्पीसीज होती है। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, किंगडम होती है। तो यही उन्होंने ऑर्डर आपको लगाने को दिया था, ठीक है। वो इसे डिसेंडिंग में पूछ सकते हैं, असेंडिंग में पूछ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर। तो जब हम टेक्सचर के बेसिस पे बात करते हैं तो इनमें से कौन सा मेजर 3 टाइप की जो सॉइल है उसका टाइप नहीं है, सैंड, लोम, सिल्ट या फिर क्ले। तो आपको पता है इसका टाइप कौन नहीं है, लोम जो है वो इसका टाइप नहीं है, क्योंकि जो बाकी है वो टेक्सचर के बेस पे है, लोम जो है वो टेक्सचर के बेस पे नहीं है। नेक्स्ट है द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अंदर जो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, SNRNA, mRNA, rRNA या फिर tRNA। तो आपने जो प्रोसेस देखा है, पहले सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई जीन होती है, ठीक है। फिर उससे क्या बनता है, हमें mRNA मिलता है, और mRNA से फिर क्या होता है, प्रोटीन की कोडिंग हो रही होती है। तो ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, इसका रोल कौन प्ले करता है, tRNA प्ले करता है, ठीक है, ट्रांसफर RNA, ठीक है। अब हम कवर करेंगे एस्टेट 2020 TDT साइंस में जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, यूरिया को कौन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। स्टारफिश, लैंड स्नेल, हाइड्रा या फिर अडल्ट फ्रॉग। तो यूरिया को इनमें से कौन एक्सक्रीट आउट करता है, अडल्ट फ्रॉग एक्सक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जीन होती है, जीन से क्या बनता है, mRNA बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर जो हमें mRNA मिल गया है, mRNA से क्या होंगे, प्रोटीन कोड होंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं ना, जीन से mRNA बनता, mRNA से प्रोटीन बनना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सही नहीं है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन साइटोप्लाज्म, तो ऐसा तो बिल्कुल होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। सम ऑफ देम कैन फिक्स नाइट्रोजन, तो आपको पता है नॉस्टॉक, एनाबिना, वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है वो, मोनेरा से बिलोंग करते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो आपको पता है एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। तो वो एब्सेंट नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस सम ऑफ देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर। तो इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर से वो ऑर्गेनिक प्रिकर्सर बना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कहां से पूछा गया है, सेल चैप्टर से पूछा गया है। नेक्स्ट है सेल इज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको बताना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कहां से पूछा गया है, सेल चैप्टर से पूछा गया है। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट बॉयल। तो देखो आपको पता है सेल की डिस्कवरी 1665 में सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अब रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, और रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन, कहां से पूछा गया है, डाइवर्सिटी से पूछा गया। लाइकन, एल्गी, फंजाई या फिर ब्रायोफाइट्स। अब देखो लाइकन के अंदर मैंने आपको बताया था एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकन कहलाता है। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, क्योंकि एल्गी प्रेजेंट है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है। एल्गी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन ही एल्गी है, तो एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ब्रायोफाइट्स हमारे प्लांट्स के टाइप होते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। बट आपको पता है जो हमारी फंजाई होती है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे फीड करती है, और उसके अंदर क्लोरोफिल कभी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक स्टडीज बेस्ड ऑन डीएनए आर पार्ट ऑफ। तो जो हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं डीएनए के बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी या फिर कैरियो टेक्सोनॉमी। तो देखो डीएनए के बेसिस पे जो हम करते हैं इसको हम बोलते हैं कीमो टेक्सोनॉमी। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कैरियो टेक्सोनॉमी क्या होती है, साइटो टेक्सोनॉमी क्या होती है, अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होती है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन। तो आप सब प्याज खाते हैं, प्याज का फूड स्टोरिंग पार्ट क्या कहलाता है? यानी कि जो आप खा रहे हो अनियन, वो उसका फूड स्टोरिंग पार्ट क्या है? रूट है, फ्लावर है, फ्रूट है या फिर लीव्स है? अब देखो अनियन भी जमीन में से निकलता है, तो आपको क्या लगेगा? रूट होगा, फिर आपको लगेगा फ्रूट होगा, फिर आपको लगेगा फ्लावर होगा, बट एक्चुअली में वो क्या होता है? लीव्स है। हमारा जो अनियन एंड गार्लिक है वो एक्चुअली में मॉडिफाइड लीव्स के एग्जाम्पल है, ठीक है? तो लीव्स है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज परनीशियस एनीमिया। तो मैंने आपको एक टॉपिक करा रखा है विटामिन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब परनीशियस एनीमिया हमें किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12 या फिर विटामिन B6। तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर परनीशियस एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब इन सबके साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट है इफ हैनले लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमिलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अब मान लो हमारी जो किडनी है उसका जो नेफ्रॉन है, मेमिलियन नेफ्रॉन की बात हो रही है, उसके अंदर से लूप ऑफ हैनले को मैं गायब कर दूं तो क्या होगा? यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, दे विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, दे विल बी नो चेंज। तो देखो दे विल बी नो चेंज ये तो गलत बात है। अब लूप ऑफ हैनले गायब हुआ है तो कुछ तो रोल होगा ना उसका, तो ये तो गलत बात है। यूरिन जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लूप ऑफ हैनले का काम क्या होता है? वो मैक्सिमम चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? यूरिन ज्यादा डाइल्यूट होगा, हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि लूप ऑफ हैनले का काम क्या था? वो जितनी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है उतनी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब वो है ही नहीं, अब वो नहीं है तो क्या होगा? जितना ज्यादा यूरिन फिल्टर होते जा रहा है वो सब बॉडी से बाहर जाए जा रहा है, ठीक है। तो यूरिन जो है वो बहुत ही पतला हो जाएगा, डाइल्यूटेड रहेगा। नेक्स्ट है वन हॉर्न राइनोसेरोस इज अ कंजर्व्ड स्पीसीज। तो एक सींग वाला जो राइनोसेरोस होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, कॉर्बेट पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, अनासी नेशनल पार्क। तो आपको पता है ये नेशनल पार्क फेमस ही इनकी वजह से है। वन हॉर्न राइनोसेरोस हमें कहाँ देखने को मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? असम में, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैनग्रूव प्लांट्स आर कोरेलॉइड रूट्स, एसिमिलेटरी रूट, हाइग्रोस्कोपिक रूट या फिर न्यूमेटोफोर्स। तो आपको पता है आपके जो मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो दलदल में देखने को मिलते हैं, मैशी एरिया में देखने को मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? दलदल में उनके लिए ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो जाती है, तो उनकी रूट है ना बाहर आई रहती है, हवा में आई रहती है सांस लेने के लिए। तो इस टाइप की जो रूट है जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है, यानी कि वो जमीन की तरफ नहीं जा रही है, वो ऊपर क्या आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट है वो, तो वो किसका एग्जाम्पल होती है? एक्चुअली में उनको हम क्या बोलते हैं? निमैटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ डाइकोट। इनमें से कौन सा डाइकोट है? अब देखो दो प्रकार के प्लांट होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। वन कॉटलिडन जिनमें होता है उनको हम मोनोकोट बोलते हैं, दो जिनमें होता है उनको हम डाइकोट बोलते हैं। बैम्बू, बनाना, वीट या फिर पार्थिनियम। तो देखो बैम्बू जो है वो ग्रास फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो वो मोनोकोट है। बनाना भी क्या है? मोनोकोट है। वीट ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी मोनोकोट है। लेकिन डाइकोटलिडन इनमें से कौन है? पार्थिनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। नाम देखो कैरेट ग्रास है, ग्रास लगाओ तो आपको लगेगा ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रास फैमिली से बिलोंग नहीं करता। पार्थिनियम जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, ठीक है, बट ये क्या है? डाइकोट है, मोनोकोट नहीं है। नेक्स्ट है इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंजियोस्पर्म के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है, कौन सा स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है? गैमीट, फ्लावर, एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रियो। तो आपको पता है एंजियोस्पर्म के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है जब क्या फॉर्म हो रहा होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट है द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ टोमेटो सेल। तो टोमेटो सेल का जो नॉन लिविंग पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो आपको पता है अब नॉन लिविंग पार्ट है, डेड पार्ट है, तो वो क्या होता है? सेल वॉल होती है, ठीक है। तो टोमेटो की जो सेल वॉल है वो क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। नेक्स्ट है अब बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन पेडी फील्ड। तो पेडी फील्ड के अंदर जो बायो फर्टिलाइजर यूज होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि चावल के अंदर जो बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर होते क्या है? फर्टिलाइजर एंड बायो दोनों को मिक्स कर दीजिए। बायो मीन्स लिविंग, जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
यूज करते हैं फर्टिलाइजर की तरह। बैसिलस thuringiensis, राइजोबियम मेलियोटी, थर्मस एक्विटिकस, अजोला पिनाटा। तो आपको पता है इनमें से जो बायो फर्टिलाइजर पेडी फील्ड में इस्तेमाल होता है उसका नाम है एजोला पिनाटा। ठीक है। बैसिलस thuringiensis क्या होता है, इसको हम इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं ना बीटी कॉटन के अंदर। मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम या फिर क्यूलिक्स मॉस्किटो। अब आप कहोगे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, बट वो मच्छर एक्चुअली में आपकी बॉडी में छोड़ के क्या गया, बैक्टीरिया को छोड़ के गया, वायरस को छोड़ के गया, प्लाज्मोडियम को छोड़ के गया, किसको छोड़ के गया? तो मलेरिया इज एन कॉज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं। और जो इसको कैरी करने का काम करते हैं, कैरियर का रोल प्ले करते हैं, वो कौन होते हैं? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से हमें मलेरिया होता है। तो अगर कैरियर पूछा है तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, बट अगर आपसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है तो वो क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट है द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो देखो हम सब ने स्कूल में किया होता है ना ये वाला एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं, चावल का पानी लिया, उसमें हमने क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन डाला। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो वो किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है? आपके चावलों में प्रेजेंट क्या होता है? फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन या फिर स्टार्च। तो आपको पता है ये टेस्ट किसका होता है? स्टार्च का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है। तो राइस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड्स। तो आपको ऑर्थ्रोपोडा क्लास का एक क्लास आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपको 2 पेयर ऑफ एंटीना देखने को मिलेंगे और ग्रीन ग्लैंड जो है वो उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है। इंसेक्टा, काइलोपोडा, क्रस्टेशिया या फिर अराकिनिडा। तो एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्या होते हैं? क्रस्टेशिया होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है। Fibroblasts store food in adipose tissue. Nissls granules are found in the granulocyte. Blood platelets are formed from macrophages. Serum globulin acts as an antibody. तो देखो फिब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू, गलत स्टेटमेंट है। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन ग्रेनुलोसाइट। तो आपको पता है निसल्स ग्रेन्यूल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारी जो न्यूरॉन होती है ना वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्लेटलेट जो है वो मैक्रोफाजिस से मिलकर बने होते हैं, नहीं। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। सीरम ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।